ना था कि एक्चुअली उस दिन लास्ट क्लास जब हमारी हुई थी उस दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसके चलते आपकी क्लास का टाइमिंग भी बढ़ा दिया गया था। तो उसमें एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया था। देखिए, इंसान है, गलतियां इंसान से ही होती है। तो उस दिन थोड़ा सा बस एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से कंसंट्रेशन या कहिए फोकस नहीं हो पाया। तो एक क्वेश्चन बताया बिल्कुल सही था, बस उसमें जो अभी आगे प्रश्न ये है 175 देख लेंगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी गलतियाँ हुई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 175 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को देखते हैं, आप लोग भी बताएंगे, ठीक है? हम इधर बता रहे हैं, आप लोग भी बताएंगे। आर्टिकल 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। तो राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण जैसे आपके नगर पालिका हो गए, ग्राम पंचायत हो गई, जिला बोर्ड हो गया, या कोई भी प्राधिकरण जैसे कि आपके बीएचएल हो गए या ओएनजीसी हो गए, एलआईसी, यहाँ तक कि एलआईसी भी आपका क्या है, एलआईसी भी राज्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है? एलआईसी हो गया। तो ऐसा कोई भी प्राधिकरण, हाँ, ये तो आपका क्वेश्चन लास्ट क्लास का था, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसको आज डिस्कस करके फिर आगे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रितु, ठीक है? तो 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा का उपबंध किया गया है। राज्य की परिभाषा को बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। फिर आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में मूल अधिकार से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या की जाएगी? शून्य घोषित कर दी जाएगी। और आर्टिकल 13 के तहत ही न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिली हुई है। और आर्टिकल 13 के ही तहत न्यायालय को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार का प्रहरी कहा जाता है। तो आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसी विधियां जो मूल अधिकार से असंगत हो या मूल अधिकार का अल्पीकरण करती हो, ऐसी विधियां को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और न्यायालय न्यायिक समीक्षा के तहत अगर कोई भी ऐसी विधियां हैं जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है या उल्लंघन की सीमा या उल्लंघन की मात्रा तक, उस विधि को क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, राइट, राज्य की परिभाषा, रीना। इसके बाद आर्टिकल 13 में जैसे आपका जो है आर्टिकल 13(1) में क्या कहा गया? आर्टिकल 31 में कहा गया है कि संविधान निर्माण से पहले जो विधियां थी, मतलब संविधान निर्माण से पूर्व की विधियां, ऐसी विधियां जो मूल अधिकार से की उल्लंघन करती हैं, ऐसी विधियां को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब जैसे पहले क्या थी, संविधान निर्माण की जैसी विधियां आपकी आईपीसी थी, आईपीसी आज भी, आईपीसी की धारा आज भी प्रयोग में किया जाता है। पर ऐसी कोई प्रथा, ऐसी कोई रूढ़ियां या ऐसी कोई कानून, ऐसी विधियां जो संविधान निर्माण के पूर्व थी और वो अभी मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है, तो ऐसी भी विधि को क्या कर दिया जाएगा? शून्य या अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ये आपके आर्टिकल 31 में कहा गया है, ठीक है? सचिन, गुड इवनिंग। फिर आर्टिकल 13(2) में क्या है? संविधान निर्माण की अगर कोई ऐसी संविधान निर्माण के बाद अगर राज्य कोई ऐसी विधि, ऐसी कानून बनाता है जो मूल अधिकार से असंगत हो, तो ऐसी विधियां को क्या कर दिया जाएगा? अवैध या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 में विधि शब्द की परिभाषा बताई गई कि विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है। आर्टिकल 13(4) में कहा गया है कि जो आपका संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत अगर कोई भी संशोधन होता है तो उसे आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा, ठीक है? ओके सचिन। अनिकेत, हेलो, अभी बताएं वॉइस आ रही है? अभी आप लोग एक बार बताएंगे वॉइस आ रही है? सचिन, अनिकेत, सभी लोग बताएंगे। सीमा, वॉइस अभी क्लियर है? तो हम कहां पर थे? आर्टिकल 13(4). आर्टिकल 13(4) में क्या कहा गया कि संविधान संशोधन, अगर कोई भी संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है तो उस पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो भी संशोधन किया जाएगा उसको विधि नहीं माना जाएगा, ठीक है? फिर आपका आएगा आर्टिकल 14। ओके, थैंक यू सिमरन।
आप इसके बाद आपके जो 6 प्रकार के मूल अधिकार है, कौन कौन से 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं? आ रही है साउंड, कम आ रही है, 1 मिनट। कभी ओके, आप लोग एक बार थोड़ा सा फोन का वॉल्यूम भी बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा फोन का भी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, और देखते हैं थोड़ा सा और भी वॉइस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो ध्यान देंगे दोनों ईयरफोन लगाएं, कभी कभी ये समस्या भी आती है, ठीक है, ये समस्या भी कभी कभी आती है। तो हम कहाँ पर थे? आर्टिकल 14। तो हमारे यहाँ पे 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। फिर आपका क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद है? आर्टिकल 19 से लेके 22। फिर आपका आएगा तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध के अधिकार का उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 23 से 24। फिर आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28 के अंतर्गत उपबंध किया गया है। और फिर आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सॉरी, फिर आपका आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आपके आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत है। और लास्ट में आपका क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जिसके अंतर्गत न्यायालय, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं रिट जारी करना। और कितने प्रकार की रिट होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14 में क्या है? बस एक रिवीजन है, इसलिए नोट डाउन नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध, ठीक है। फिर आर्टिकल आपके 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन या अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे आपका अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कुछ संशोधन हुए हैं, कुछ संशोधन हुए, जैसे कि 15 के अंतर्गत जिसमें आपका विभेद का निषेध है। धर्म, यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है, अन्य आधार पर विभेद किया जा सकता है। ये आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो केवल जन्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर विभेद का निषेध है। अन्य किसी आधार पर, जैसे कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे। 15 में एक आपका आर्टिकल था, 15 में आपका एक संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, यहाँ पर 15(4) कर लेंगे, ठीक है। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(4) पहले से नहीं था। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा क्या जोड़ा गया? 15(4) जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत क्या उपबंध किया गया था? जिसके अंतर्गत उपबंध किया गया था कि अगर कोई सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कोई पिछड़ा वर्ग है, सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य क्या करेगा? राज्य उपाय करेगा। और उपाय के अंतर्गत जैसे कि SC ST आरक्षण हो गया, जैसे कि जन कल्याणकारी योजनाएं हुई, तो ये आपका पहले नहीं था। इसको जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा?
पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा आपका 15(4) जोड़ा गया था, जिसमें ST ST का आरक्षण, SC ST का, और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं जैसे पेंशन हो गई या कुछ भी अन्य योजनाएं जो उनके आर्थिक हित में हो, ठीक है, या सामाजिक हित में हो, तो ऐसी योजना जोड़ने के लिए 15(4) जोड़ा गया। फिर आपका 15(5) ये पूछा जाता है, जो मेन पूछा जाता है उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, मेन जो आपके संशोधन है। फिर आपका 15(5) जोड़ा गया था आर्टिकल 15 में ही, 15(5) जोड़ा गया किस संशोधन द्वारा? तो 93 संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा, यहाँ नोट कर लेंगे, 93 संशोधन 93 संविधान संशोधन 2005, ठीक है, 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा क्या जोड़ा गया? 15(5), 15(5) जोड़ा गया। इसमें क्या उपबंध किया गया? तो इसमें यह उपबंध किया गया कि आपके जो शैक्षणिक संस्थान है, कोई भी सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। मतलब अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो वहां पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। किसको किसको? जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, और जैसे आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आरक्षण प्रदान किया जाएगा किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। फिर आपका एक संशोधन हुआ है जो कि अभी जल्दी से हुआ है, 103वां संविधान संशोधन 2019। इस पे बहुत ज्यादा बहस भी हुई थी, अगर आप लोगों को पता होगा तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद आपका 15(6) जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 को जोड़ा गया, ठीक है, इसको जोड़ा गया। इसमें क्या उपबंध किया गया? अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता था। अब क्या किया गया? अब जो सामान्य लोग हैं, मतलब जो समान कास्ट के लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थानों आर्टिकल 15(6) के तहत और नौकरियों, सरकारी पद पर जो है, सरकारी पदों में 10% का आरक्षण, 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये आपके करंट का मुद्दा है तो पूछा जा सकता है, इतना भी करंट नहीं है, लेकिन ये आपका संशोधन जल्दी में हुआ है। तो अनुच्छेद 15(6) जो आपका संशोधन हुआ है, किस संशोधन द्वारा? 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। इसमें आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए विशेष उपबंध किया गया, जिससे उनको शिक्षण संस्थान के अंतर्गत भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा और सरकारी नौकरियों में भी 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। बहुत लोग इस समय वो सर्टिफिकेट आपका बनता है, उसे क्या बोलते हैं? तो आप लोग बनाते भी होंगे वो सर्टिफिकेट, जो अभी 10% का आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद फिर आपका क्या आता है? आर्टिकल 16। इसमें जो ये कुछ संविधान संशोधन थे, ये आपके महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? 15(4) वाला, 15(5) और 15(6). ये आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपका आर्टिकल 16 है, अनुच्छेद 16। इसमें क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। यहाँ भी आपको कुछ अपवाद मिलेंगे, जैसे कि अभी जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें आर्टिकल 16 में भी भाग 6 जोड़ा, आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया गया। 10% का किसको? जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग थे, ठीक है। फिर आपके स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद हमारे समानता का अधिकार हो गया, अस्पृश्यता का उन्मूलन, और आपका क्या हो गया? उपाधियों का अंत।
अब हमारा आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का। तो स्वतंत्रता के अधिकार में कितने प्रकार की अधिकार मिले हुए? 4 प्रकार के। कौन कौन से? 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक। 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पूछा जाता है आर्टिकल 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की। कौन कौन सी? आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल क्लॉज ए, क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। फिर हमारा आर्टिकल 91, यहाँ पर ऐसे कर दें, बी के अंतर्गत क्या दिया गया है? तो 91(b) के अंतर्गत बिना हथियार के, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के संघ या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। फिर आपका आर्टिकल 91(c) के अंतर्गत क्या है? संघ बनाने की या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फिर आपका जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा, आर्टिकल 90 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, आबाद संचरण, मतलब पूरे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। फिर आपका आर्टिकल 91(e) के अंतर्गत क्या है? कहीं भी निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता। फिर आपका आर्टिकल 91(1)(f) को DF को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, जिसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। फिर आपका लास्ट में आता आर्टिकल 91 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंतर्गत क्या दिया गया है? व्यापार, वाणिज्य या जीविका करने की स्वतंत्रता। तो ये आपके हो जाएंगे कुछ स्वतंत्रता के अधिकार। फिर आपका आता है आर्टिकल 20 के अंतर्गत अपराधों से दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर आपका आएगा आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 का, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, उसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 22 में क्या है? अपराधों से अपराध। आर्टिकल 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो ये आपके कुछ अनुच्छेद थे। फिर आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम पर निषेध। कारखानों आदि में जहां पर संकट में, परिसंकट में क्षेत्र में बालिकों के नियोजन से निषेध। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत 25 से लेकर 28 तक उपबंध किए गए। 25 में क्या है? 25 में आपको किसी भी धर्म को अंतःकरण करने, मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में क्या है? तो किसी भी धर्म अभिवृद्धि के लिए करों में छूट। आर्टिकल 27 में क्या है? तो आर्टिकल 27 में किसी भी धर्म के करों में, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि में करों में छूट। और आर्टिकल 28 में आपका क्या है? कि धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। तो ये आपके शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? कि जैसे मान लीजिए कहीं पे एक जो भी वित्तीय राज्य से जो वित्त पोषण संस्थान होते हैं, कॉलेज होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, जो राज्य से मान्यता प्राप्त है या राज्य से वित्त पोषित है, वहाँ पर अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है या उपासना हो रही है या प्रेयर हो रही, तो उसमें वहाँ पे सभी धर्म के लोग होते हैं, तो किसी को विवश नहीं किया जाएगा उस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने की। तो आर्टिकल 28 के अंतर्गत क्या उपबंध किया गया? कि शिक्षण संस्थानों में के बारे में किसी भी धर्म में, उपासना में भाग लेने की स्वतंत्रता। फिर आपका आता है आर्टिकल 29, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। और आपका आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने, उनका संचालन करने का अधिकार। और आपका आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत जो है उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है 32 के तहत, और उच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। फिर आपका आएगा कुछ अपवाद है, उसको बाद में देखेंगे। 33, 34, 35 आपके क्या है? मूल अधिकार के अपवाद है। जैसे 33 में जो है संसद जो है सेना, पुलिस या ऐसी गुप्तचर कोई संस्था है,
तो उनके मूल अधिकार का प्रतिबंध कर सकती है। आर्टिकल 34 में क्या है, जहां पर मार्शल लॉ मतलब जहां पर सेना विधि लागू है वहां भी मूल अधिकार पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगाया जा सकता है। और आर्टिकल 35 में क्या है, आर्टिकल 35 में संसद जो है मूल अधिकार को विस्तार करने के लिए या प्रभावी करने के लिए संसद जो है क्या कर सकती है, संसद उस पर कानून बना सकती है। तो ये आपके कुछ मोटा मोटा जो बातें थी अनुच्छेद की वो आपको बताई गई। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लास्ट क्लास में यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हुई थी। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, अनुच्छेद 20(3). वहां पर गलती क्या हुई थी, लास्ट क्लास में गलती क्या हुई थी, हमने ये बोल दिया था 23rd, तो मेरा ये मतलब था 20 क्लॉज। बस देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर कामा ब्रैकेट और कुछ शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो पूरा क्या होता है, अर्थ ही बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या था, आर्टिकल 20 क्लॉज 3rd में यह उपबंध किया गया। अब आर्टिकल 20 क्या है, अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसमें भी 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 21 में, यहाँ पर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में कहा गया कार्योत्तर, ठीक है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण? मान लीजिए जिस समय कोई अपराध हुआ है, जिस समय अपराध हुआ उस समय कोई और का उस समय जो कानून लागू था उसी कानून को लगाया जाएगा, ना कि अपराध के बाद अगर कोई नया कानून बनता है तो अपराध के बाद जो नई विधि या नया कानून बनता है उसको नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब ये, मान लीजिए उस समय जिस समय अपराध उसने किया था उस समय उसको सजा मिली थी आजीवन कारावास की, ठीक है, उस समय उस उपबंध के तहत सजा थी आजीवन कारावास की, और बाद में ऐसी कोई विधि आई कि उसी अपराध के लिए सजा हो गई जो है मृत्यु की, ठीक है, मृत्यु या फांसी की सजा हो गई। तब क्या किया जाएगा, तो आप बदल नहीं सकते, अपराध के समय जो नियम जो कानून बना हुआ है उसी कानून को उस समय लगाया जाएगा, ना कि अपराध के बाद बनने वाले कानून को। तो आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 21 में कहा गया कार्योत्तर विधि से संरक्षण, मतलब कि अपराध के समय के बाद बनने वाली कानून से संरक्षण। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे, अपराध ठीक है। आर्टिकल 22 में क्या है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में क्या है देखेंगे। तो आर्टिकल 20 और क्लास 2 में दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, ठीक है। और आर्टिकल 23 में क्या है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंतर्गत अपराध और दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिए गए उसमें 3 प्रकार के संरक्षण है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपका 20 आर्टिकल 21 में है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दोहरे दंड से संरक्षण, और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में क्या है, स्वयं के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण, स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण, ठीक है। ये आपका पूछा जाता है। सबसे ज्यादा आपका आर्टिकल 15 आता है, उसके अंतर्गत जो आपके संशोधन हुए, जैसे 15 जो उसके अंतर्गत संशोधन हुए 15 आपके 4, 15(5), 15(6) वो आपका पूछा जाता है। फिर आर्टिकल
आप फिर आपका आर्टिकल जो आता है 20 पूछा जाता है, 20 में आपका 20 क्लास 2 और 20 क्लास 3 ये आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर करके, ठीक है। अब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, आज के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज का प्रश्न यहाँ पर समझ में आया, जो पिछली क्लास में मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर मैंने बोल दिया था 23rd, मतलब हमारे बोलने का आशय यह था क्लॉज 20 अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 बोलना था, पर वहाँ पर हमने 23rd बोल दिया था, तो यह मिस्टेक हुआ था। तो इसलिए आज की क्लास में उसको सुधार दिया गया है। आप लोग क्लास को देख लेंगे, या जिन्होंने नहीं देखा है तो आप लोग भी बाद में देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर क्लियर है आर्टिकल 20 आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका आर्टिकल अगर पूछा जाएगा 14, 15, 20, 21 में बहुत संशोधन हुआ है, 21 आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 21, और अगर ज्यादा डीप में पूछता है तो आपका 13 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 13 में आपको बता ही दिए कि 13(1) में क्या है, 13(2) में क्या है, 13(3) में क्या है, और 13(4) में क्या है। तो मुख्य बातें आपको बता दी गई। अब आगे बढ़ेंगे। सोनू नमस्ते, कैसे हैं? अभी भी क्या लोगों को साउंड वाली प्रॉब्लम है? जो आप लोग कह रहे थे साउंड वाली समस्या चल रही, अभी भी है क्या? एक बार बताएंगे आप लोग। एवरीथिंग इज क्लियर? क्लियर हो रहा है? कहीं पे कोई डाउट? अब क्वेश्चन करेंगे, एक बार आप लोग बता दें जो कुछ भी आपको बताया गया क्या वो आपको समझ में आया, क्लियर है? क्योंकि अगर हमने आपको बताया और आपको समझ में नहीं आया तो हमारे बताने का कोई भी उद्देश्य हल नहीं होगा। अगर हम बताएं और आपको समझ में आ जाए तभी हमारा उद्देश्य हल होता है। तो एक बार आप लोग बताएंगे क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 191, एक सीरियल से क्वेश्चन आपका चल रहा है, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 191 से आज स्टार्ट किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मिलान वाले प्रश्न है, और मिलान वाले प्रश्न हो गए, कूट वाले प्रश्न हो गए, ये बहुत ही आसान होते हैं। थैंक यू प्रमोद। मिलान वाले प्रश्न हो गए या आपके ये जो कूट वाले प्रश्न होते हैं वो आपके बहुत इजी होते हैं, बस देखने में ही ऐसा लगता है कि टफ है। तो देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं ये हमको देखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा वाई, यहाँ पर वाई होना चाहिए, वाई वाट अथॉरिटी, वाई वाट अथॉरिटी। तो यहाँ पर हम कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? सी आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। सी आपका क्या है? सी आपका सुमेलित नहीं है। जस्ट मिनट, अभी बताएं सबको, वॉइस क्लियर है? हाँ, सोनू का आंसर है सी। देखिए जो 5 प्रकार के रिट जारी की जाती, कौन कौन सी जारी की जाती 5 प्रकार के रिट? एक तो आपका होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। दूसरा आपका होता है परमादेश, जिसे हम बोलते हैं मैंडेमस। परमादेश को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंडेमस। फिर तीसरा आपका होता है प्रतिषेध, जिसे हम बोलते हैं प्रोहाइबेशन, ठीक है, प्रोहाइबेशन। फिर इसके बाद आपका आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को क्या बोलते हैं? रिट ऑफ
रिट ऑफ सर्टियोरोरी, ठीक है, रिट ऑफ सर्टियोरोरी किसको बोलते हैं, उत्प्रेषण को। फिर आपका आता है अधिकार परीक्षा, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यो वारंटो, क्यो वारंटो। अब देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो न्यायालय के 24 घंटे के अंदर, आपके 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय के समक्ष न्यायालय आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंतर्गत उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और न्यायालय जांच करेगा कि उसका जो बंदी बनाया गया है वो सही है या गलत है। अगर वो पाता है कि उसका बंदी बनाया जाना उचित है तब तो उसको आगे बंदी बनाया जाएगा, अन्यथा क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या होता है, टू हैव दी बॉडी ऑफ, मतलब न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, टू हैव दी बॉडी ऑफ। फिर आपका होता है परमादेश, परमादेश जिसे हम बोलते हैं मैंडमस। परमादेश में क्या होता है, न्यायालय आदेश देता है, आदेश, आदेश मतलब वी कमांड। तो न्यायालय क्या बोलता है, हम आदेश देते हैं, मतलब परमादेश का अर्थ क्या होता है, हम, मैंडमस का अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं, साउंड बहुत कम है, आज थोड़ी सी समस्या पता नहीं क्यों आ रही है, और हमारी टेक्निकल टीम में जो इसको देखते हैं वो आज है भी नहीं। और अगर बहुत ज़्यादा कम आ रही हो तो बताएं, फिर क्लास नेक्स्ट डे किया जाए। बताइए, बहुत ज़्यादा कम आ रही तो क्लास अगले दिन किया जाए, आप लोग बताइए। अगर बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसका एक ही उपाय है कि क्लास को फिर अगले दिन किया जाए, और अगर आप लोग कहेंगे तो कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, वॉइस अब आ रही है? अब आप लोग बताएंगे वॉइस आ रही है? अभी कुछ, हाँ, अभी अभी आप लोग बताएंगे। माइक ऑन कर लिया है, बिल्कुल माइक ऑन कर लिया है। माइक ऑन हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे थे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो हमारे 5 प्रकार के रिट हैं उनको देख रहे थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हम हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा किया जाता है, और इसके अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अगर न्यायालय जो जज होता है, अगर वह पाता है कि इसका बंदी बनाया जाना उचित है तब तो उसे आगे बंदी बनाया जाएगा, अन्यथा क्या कर दिया जाता है, उसे मुक्त कर दिया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। फिर आपका परमादेश जिसे हम मैंडमस बोलते हैं। मैंडमस का अर्थ होता है जो है हम आदेश देते हैं। किसको आदेश देंगे,
कोई सार्वजनिक अधिकारी है, कोई लोक अधिकारी है, या कोई न्यायालय में न्यायाधीश है जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए न्यायालय आदेश देता है कि वह अपने कर्तव्य का, जो उसके सार्वजनिक कर्तव्य है, उसका पालन करे। तो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसके अंतर्गत रिट जारी किया जाता है? परमादेश के अंतर्गत, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम वी कमांड बोलते हैं। फिर आपका आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसको किसी कार्य करने से रोका जाता है, मतलब मना। प्रोहिबिशन मीन्स क्या होता है? मना करना। मना करना। मना करने का मतलब क्या है? कि जो अधीनस्थ न्यायालय होगा उससे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को, या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को कोई भी ऐसा कार्य करने से मना करेगा जो उसके अधिकारता क्षेत्र से बाहर का हो, मतलब वो उसके अधिकारता क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो ऐसे कार्य करने से मना करेगा। किसमें? प्रतिषेध के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड किसके लिए होता है? उत्प्रेषण के लिए, जिसे बोला जाता है रिट ऑफ सर्टियोरोरी। जिसे किसे बोला जाता है? रिट ऑफ सर्टियोरोरी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या किया जाता है? उत्प्रेषण में अधीनस्थ न्यायालय को कोई ऐसा निर्णय दे देता है जो उसके अधिकारता क्षेत्र के बाहर हो। कोई ऐसा निर्णय दे देता है जो उसके अधिकारता क्षेत्र के बाहर का हो, तो उसके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को उसको आदेश देता है कि ऐसे निर्णय को ऊपर की तरफ ट्रांसफर किया जाए। उत्प्रेषण मतलब ऊपर की तरफ हस्तांतरित कर दिया जाए। तो उत्प्रेषण में क्या किया जाता है? टू बी सर्टिफाइड, जिसे हम बोलते हैं और अधिक सूचित करो। तो ऐसा कोई निर्णय जो उसके अधिकारता क्षेत्र के बाहर होगा, ऐसे निर्णय को क्या किया जाएगा? ऊपर की ओर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और उसमें जो उत्प्रेषण का अर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? और अधिक सूचित करो। टू बी सर्टिफाइड मतलब, तो ये आपका प्रतिषेध के अंतर्गत ना आके किसके अंतर्गत आएगा? उत्प्रेषण के अंतर्गत। अधिकार परीक्षा में क्या है? अधिकार परीक्षा के अंतर्गत होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो इसका अधिकार परीक्षा में मतलब ये होता है कि अधिकार परीक्षा के अंतर्गत कोई भी लोक अधिकारी या सार्वजनिक पदाधिकारी या किसी सार्वजनिक पद पर कोई ऐसा व्यक्ति आसीन है जिस पर उसका हक नहीं है, जिस पर उसका अधिकार नहीं है, अधिकार ना होते हुए भी वो किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, तो उस पर कानून जो है, न्यायालय उसको आदेश देता है कि वो किस अधिकार से बैठा हुआ है, वहां पर ऐसे पद पर, जो सार्वजनिक पद पर वो बैठा हुआ, वो किस अधिकार से बैठा हुआ। तो वहां पर उस अधिकार को क्या कर दिया जाता है? न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है और उसे उस पद से हटाने का आदेश दिया जाता है। किसके अंतर्गत? अधिकार परीक्षा के अंतर्गत, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यो वारंटो। ठीक है, क्यो वारंटो। अब आगे प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 192। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो अभी आपको बताया गया है कि प्रश्न में क्या है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें क्या कहा जाता है? जिसमें कार्यपालिका से मतलब कोई लोक पदाधिकारी या सार्वजनिक अधिकारी या कोई न्यायालय का अधिकारी, उससे कहा जाता है, उससे ऐसा कार्य करने को कहा जाता है जो उसके प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मैंडमस। मैंडमस में ही क्या किया जाता है? मैंडमस में ही जो है न्यायालय आदेश देता है कि जो लोक पदाधिकारी है वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि उसको वो शक्तियां मिली है करने के लिए, उसको वो शक्तियां प्रदान की गई है करने के लिए, पर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो इसलिए आदेश जारी किया जाता है कि वह उस कर्तव्य का पालन करे। किसके अंतर्गत? मैंडमस, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमादेश। परमादेश भी बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखेंगे, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। गिरफ्तारी ये किस में आता है आपके आर्टिकल, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 20 का करेक्ट आंसर होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर निषेध या बलात् श्रम का प्रतिषेध, तो यहाँ पर आर्टिकल 23 नहीं होगा। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता, बिल्कुल अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण, धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, और अल्पसंख्यक द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना, उसका संचालन करना, उसका प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है? तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 194, सूची 1 सूची 2 से मेल कीजिए। सूची वाले प्रश्न आ गए, तो बहुत इजी होता है। इसमें आप लोग कभी एग्जाम में ये ध्यान दीजिएगा, जो आपको सबसे ज्यादा आता है सबसे पहले उसको मिलाइएगा, ठीक है। जिसपे आपको पूरी सियोरिटी होगी कि यहाँ पर हम कंफर्म है, वहां पर आप लोग पहले मिलाएंगे। तो देखेंगे, उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? उपाधियों का निषेध, तो अभी आपको बताया गया था 18 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 18। तो बिल्कुल ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अभी आपको बताया गया था, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत उपबंध किया गया है। तो आपका बी का क्या हो जाएगा? बी का 4। अल्पसंख्यक के भाषा का संरक्षण आर्टिकल 29। सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का 1, और फिर आपका एक ही बच रहा है, डी का 2। शिक्षा का अधिकार 21 का के अंतर्गत, कौन से संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपका 3412 ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। आलोक का आंसर आया, राइट, वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, मिलान वाले प्रश्न है। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। किसमें? कौन सा, किस भाग में? 51 का के अंतर्गत। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 51 का जोड़ा गया। अंकित क्या हुआ? आलोक कोई प्रॉब्लम? डी होगा। डी किसका आंसर दे रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? अच्छा, इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य ए का क्या हो जाएगा? ए का आपका 3। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये आपका केशवानंद भारती केस में बी का आपका हो जाएगा 4, बी का 4। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा केस में सी का 1। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध किसमें है? अनुच्छेद 23। किसमें? अनुच्छेद 23। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी का 2। 3412 कहां पर है? ए में 3412। शर्मा कैसी हैं? बहुत दिनों बाद आप आई हैं। प्रकाश का आंसर आया है 196 का सी। नहीं, सी तो नहीं होगा। 3412 ए इसका करेक्ट आंसर होगा। शर्मा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? बहुत दिन बाद आए, अच्छा लगा, आप बहुत दिन बाद आप आ रहे, मतलब आज आप आए, ये बहुत अच्छा लगा। प्रीवियस में डी होगा। ओके आलोक, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर, किस क्वेश्चन नंबर में आप कह रहे हैं? एक बार आप बताएं किस क्वेश्चन में कह रहे हैं।
इसमें कह रहे हैं डी, सी अल्पसंख्यकों के, नहीं 3412 ही तो होगा। देखिए उपाधियों का अंत किसमें है, 3 में है, तो ए का 3 हो जाएगा। धार्मिक मामले के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें दिया गया, 26 में, तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण आपका 29 में है, तो सी का 1 होगा। और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का के अंतर्गत है, तो डी का 2, तो 3412 ही होगा, ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। मूल ढांचा, हाँ यहाँ पर हमें पता था आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, मूल ढांचा का सिद्धांत सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आपका केशवानंद भारती केसवाद था, 73वां संविधान संशोधन 19 सॉरी ये 73वां संविधान संशोधन बोले, जो आपका केशवानंद भारती मामला था उसके अंतर्गत ओके शर्मा, कोई नहीं, जीवन का ये भी पार्ट है, कोई नहीं, आप पढ़ाई मत छोड़िएगा। मेरा आपसे एक ही मैसेज रहेगा कि आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई मत छोड़िएगा, किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई के लिए समय जरूर निकालिएगा, ठीक है। और आप हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, हिम्मत रखेंगे तो आगे अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे, ठीक है। और शादी के बाद भी जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। अभी हो सकता है पढ़ाई नहीं हो पाए, पर आगे चल के कोशिश करिएगा कि पढ़ाई को कंटिन्यू करें। आलोक, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम जो बताना चाह रहे थे, एक्चुअली जो आपका केशवानंद भारती मामला था, ठीक है, केशवानंद भारती, उसमें सब प्रथम मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, ठीक है। मूल ढांचे की बात 1976 में, केशवानंद भारती मामले में 1976 में मूल ढांचे का सिद्धांत पहले कहां पर आया था, तो केशवानंद भारती मामले में ही आया था। पर यहाँ पर जो ये मिनर्वा मिल्स है, कहां पर, अच्छा आगे, हाँ मिनर्वा मिल्स केस में क्या किया गया था,